नमस्कार, चुनाव जंक्शन का बिहार इलेक्शन सीरीज में स्वागत करता हूं मैं चिदानंद। आज जब हम डिस्कशन कर रहे हैं बिहार इलेक्शन के बारे में, तो उसी वक्त बिहार से यहाँ से दूर से थोड़ा पटना में सदाकत आश्रम में कांग्रेस का CWC मीटिंग चल रहा है। हम उसी मीटिंग से आज का जो डिस्कशन है वहाँ से शुरू करेंगे। हमारे साथ डिस्कशन के लिए है CAG रिसर्च फाउंडेशन के रवि राजन। रवि, स्वागत है आपको। कांग्रेस अपना CWC का मीटिंग पटना में कर रहा है। बिहार इलेक्शन कांग्रेस का मीटिंग और जो वोट चोरी का जो ये है उनका जो कार्यक्रम था, उसका जो ब्रांडिंग प्रमोशन वो कर रहे हैं, उसको डॉट आप कैसे कनेक्ट करते हैं? मैडम नमस्कार। देखिए, कांग्रेस लगभग 85 इयर्स बाद ये CWC की मीटिंग बिहार में कर रही है। इज इट ट्रू 85 इयर्स? जैसा कि रविशंकर प्रसाद ने अभी कहा कि 85 इयर्स बाद कांग्रेस को बिहार के याद आया कि पटना में कांग्रेस के CWC की मीटिंग किया जाए, और कांग्रेस को बाकी कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है बिहार में, क्योंकि 85 साल बाद ये मीटिंग हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश है। जैसा आपने कहा कि वोट चोरी ने एक मोमेंटम पकड़ा हुआ था, तो कांग्रेस उसको बरकरार रखते हुए ये CWC की मीटिंग पटना में कर रही है, और ये कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में जो सीट शेयरिंग होगा उसमें अपना वर्चस्व दिखाने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स है वो, ठीक है। वो वोट चोरी के बारे में आप बता रहे हो, पर कांग्रेस का बिहार में जो पोजीशन है, बिहार का जो उनका पार्टी का संगठन है, उनका जो दावा है, तो किस आधार पर वो दावा करेंगे उसको लेकर भी महागठबंधन में कुछ दिक्कत आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मतलब कांग्रेस का तो अभी जो मुद्दा है वोट चोरी का, ये तो ऑलमोस्ट जैसे हमने अमित शाह जी की रैली में भी देखा है कि जब उन्होंने पूछा कि वो किस मुद्दा पर रैली कर रहे थे, तो लोगों ने ही बोला वोट चोरी का। तो वोट चोरी का मुद्दा ऑलमोस्ट नोन है, पर कांग्रेस का जैसा आपने बोला कि संगठन और उनका जो बेस है वो कहीं ना कहीं अभी बिहार में नहीं है। तो महागठबंधन पिछले इलेक्शन में वो 17 सीट आसपास लड़े, पर उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं रहा। तो वो अच्छे सीट मांग रहे हैं, पर उनका कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। वो बिहार का जो समीकरण रहता है, सामाजिक समीकरण, वो भी ठीक रहना चाहिए। तो कांग्रेस का CWC का जो मीटिंग है वो महागठबंधन में दिक्कत भी ला सकती है कि जरूरत से ज्यादा मांगना। महागठबंधन में अगर देखें, जैसे पिछली बार जैसा आपने कहा कि कांग्रेस ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा मतलब खराब रहा, CPI-ML माले से भी कम रहा, और लेफ्ट पार्टीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, जिसके चलते इनकी मतलब सरकार नहीं बन पाई थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस एक कारण था। और अगर इस CWC और वोट चोरी मुद्दे के बाद, CWC मीटिंग के बाद, अगर कांग्रेस प्रेशराइज करती है महागठबंधन में कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये महागठबंधन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको लग रहा है। और अगर हमारी माने, अगर महागठबंधन को अगर NDA पर जीत दर्ज करनी है, तो कांग्रेस को थोड़ा सा सीट कंप्रोमाइज करना चाहिए शक्ति के आधार से। जी बिल्कुल। क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है, जैसे लोकसभा चुनाव होता तो कांग्रेस ज़्यादा, जैसे होता है हर पार्टी में। और एक देखा जाए तो कांग्रेस में अगर कभी तेजस्वी यादव बोल दिए थे कि हम 343 में अकेले लड़ेंगे, 243 में अकेले लड़ेंगे बिहार में, ये सब बात आता है। तो कुछ हुआ है अंदर RJD और कांग्रेस, इसका बीच में कुछ हुआ है जिसको इंटरफेयर दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सोनिया गांधी और लालू जी का ऑफिशियली और नॉन ऑफिशियली बात हो सकता है, ऐसा भी कुछ खबर है बिहार। अभी CWC मीटिंग में जैसे कांग्रेस के सारे बड़े नेता अभी पटना में होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेके मतलब राहुल गांधी, तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग के बाद लालू जी और बाकी जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो लोग एक मीटिंग करेंगे और सीट शेयरिंग पर अपना एक सोल्यूशन निकालेंगे ये लोग। तो कभी ये भी बोला जाता है कांग्रेस तेजस्वी यादव को खुल्लम खुल्ला नहीं डिक्लेयर करते हैं कि CM कैंडिडेट होना चाहिए। इसमें कांग्रेस का दिक्कत है। कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है। अगर किसी को वो चेहरा मानते हैं, वो बिहार के जो जातीय समीकरण है और पॉलिटिकल इक्वेशन है, कंपल्सन है, उसमें वो फिट नहीं बैठते हैं। तो वोट के हिसाब से एज ए एनालिस्ट आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को डिक्लेयर कर देने से, चीफ मिनिस्टर कर देने से अच्छा रहेगा? या देखिए, ये चीफ मिनिस्टर फेस इंडिया गठबंधन को जो डिसाइड करना है, कांग्रेस उस पोजीशन में है नहीं कि वो किसी को फेस बना सके। उस पोजीशन में बस RJD ही है, और तेजस्वी यादव ने कई मंचों से कहा है कि बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर वो रहेंगे। तो महागठबंधन के लिए कांग्रेस उस पोजीशन, मतलब ऐसा नहीं कि फेसेस की कमी है, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को रोका जा रहा है कि उनके पार्टी के लोगों को आगे आने से।
जैसा कि हमने जो पिछले भी हमने बात किया था कि कैसे कन्हैया कुमार को आगे आने से रोका जा रहा है, मतलब कन्हैया कुमार और राहुल गांधी एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकते थे कांग्रेस के लिए, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, पर कहीं ना कहीं उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि ये आरजेडी की तरफ से एक मतलब मैसेज होगा कि नहीं, तेजस्वी यादव को ही आगे आने जो दिया भी जाए। रैली होता है हम देखते हैं आरजेडी के लोग ज्यादा जाते हैं जी, क्योंकि आरजेडी का बेस है। और कन्हैया कुमार भी लड़ चुके हैं बेगूसराय से। जी, वो लोकसभा। हाँ, तो उनका परफॉर्म अच्छा नहीं हुआ है कांग्रेस के टिकट में। नहीं, वो लेफ्ट के टिकट पर शायद लेफ्ट के लड़े थे। टिकट में एक बार, और दूसरे लड़े वो दिल्ली से लड़े। तो दिल्ली से लड़े, बिहार से नहीं लड़े। जी। तो उनका सोशल मीडिया पकड़, यूथ में पकड़े, जैसे जेएनयू के प्रेसिडेंट थे। पर बिहार का जो कंपल्सन राजनीति है उसमें वो हावी नहीं हुए है अभी तक। अब वो जो एक यात्रा वो कर रहे थे, हाँ, पर यात्रा उनका बीच में कहीं ना कहीं रोकना पड़ गया उनको। तो उनका ठीक ठाक नहीं है दल में, अगर उनको लेकर चलना है तो कंफ्यूजन है। नहीं, मतलब कांग्रेस में तो क्लियर होगा, पर कांग्रेस का जो अलायंस है बिहार में, उसमें इनको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। एक अर्बन फेस है, भूमिहार, एक अर्बन फेस है, पढ़े लिखे लोग हैं और भूमिहार भी है, जो कि इंडिया अलायंस महागठबंधन का जो आइडियोलॉजी है उसमें कहीं फिट नहीं बैठता है। और अगर उनके आने से एक चीज जो तेजस्वी यादव पे जो आरोप लगता है, जो उनके एजुकेशन को लेकर, हाँ, ये कहीं ना कहीं वो कन्हैया कुमार के आने से ये और इनका दबदबा तो महागठबंधन के जो लोग देखते हैं वो देखते हैं यादव, मुस्लिम और ईबीसी का कुछ हिस्सा और दलित का कुछ हिस्सा, वो महागठबंधन का कोर वोटर है। तो कन्हैया कुमार भूमिहार वोट से आते हैं, जो ज्यादातर बीजेपी का कोर वोटर है। जी। तो वो आने से जो कोर वोटर है वो थोड़ा फिड़क सकते हैं। हाँ, मतलब ये है कि तो आप थोड़ा सा वोट को टारगेट करने के लिए आप अपना कोर वोटर्स को जाने नहीं दे सकते। ये भी हो सकता है एक। तो ये हम चर्चा कर लिए इंडिया अलायंस के। अब एनडीए में क्या चल रहा है, जैसे बीजेपी में, जेडीयू में और चिराग को लेकर क्या आपके पास खबर है? देखिए, अब मतलब जैसा है कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि तेजस्वी यादव को टारगेट किया जाता है उनके एजुकेशन को लेकर, आरजेडी को हमेशा टारगेट किया जाता है कि जंगल राज रहा, करप्शन रहा, और नीतीश कुमार वैसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं जिन पर अगर उनके किसी भी मिनिस्टर पर थोड़ा सा भी अगर किसी ने आरोप लगा दिया तो वो रेजिग्नेशन ले लेते हैं। और उन पर भी जब रेलवे मिनिस्टर रहते हुए भी एक आरोप लगा था तो वो इस्तीफा दे दिया था। दर्शक को ये भी बता दे, अभी रिसेंटली प्रशांत किशोर, अशोक चौधरी वहीं और दिल्ली, मैं उसी पर आ रहा था कि वो नीतीश कुमार जो थोड़ी सी एक आरोप पर इनफैक्ट जीतन राम मांझी जी को चीफ मिनिस्टर से भी हटा दिए थे, और वो अभी अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए का मतलब कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे रहे हैं। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा और इस पे वो कुछ बोल नहीं पा रहे। तो ये जो एनडीए है जो आरजेडी और महागठबंधन पर आरोप लगाती है कि जंगल राज वो रहा, तो अब ये किस मुंह से उस करप्शन और जंगल राज के बारे में अब ये बोल पाएंगे? जो तेजस्वी को ये टारगेट करते हैं 9वीं फेल, सम्राट चौधरी को प्रशांत किशोर ने कहा कि 7वीं फेल, उनके एफिडेविट पर कितनी बार क्वेश्चन किया गया। तो अब वो किस मुंह से टारगेट करेंगे कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, क्योंकि वो खुद भी उतने वो क्वालिफाइड नहीं है। अगर क्वालिफाइड हैं तो आप आकर क्लेरिफाई कीजिए। ये इनफैक्ट केवल प्रशांत किशोर नहीं बोल रहे, उनके पार्टी से केंद्रीय मंत्री रहे आरके सिंह जी, वो उन्होंने खुद भी बोला कि अगर आरोप लगाया जा रहा है तो उनके लोगों को आकर ये क्लेरिफाई करनी चाहिए। इनफैक्ट मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन पर भी प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, दिलीप जायसवाल से लेकर संजय जायसवाल, तमाम बड़े नेताओं पर आरोप लगाया, पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो बीजेपी अभी उस मुद्दे पर है कि ये फिर आरजेडी को कैसे टारगेट करेगी। तो ये बोल सकते हैं कि प्रशांत किशोर का कुछ होने वाला नहीं, पर प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उसको ये गलत नहीं साबित कर सकते। बिल्कुल, मतलब प्रशांत किशोर जो है वो दोनों को टारगेट कर रहे हैं, और अभी ज्यादा एनडीए खेमे को टारगेट कर। पहले तो वो तेजस्वी से शुरू किए, पर अभी एनडीए, विशेषकर एनडीए में जो जेडीयू का खेमा है उसको, और दिलीप जायसवाल जो चीफ व्हिप है और पार्टी का पोजीशन में बीजेपी को, मतलब दिलीप जायसवाल प्रेसिडेंट और संजय जायसवाल जी मतलब अभी तो जेडीयू और बीजेपी में दिक्कत कर है कौन बड़ा भाई बनेगा। 1 सीट या 2 सीट या ज्यादा लड़ना चाहिए, कौन ज्यादा सीट लाएगा? आपको लगता है कि ज्यादा सीट लड़ेगा? देखिए, सीट शेयरिंग में तो नीतीश कुमार और जो बीजेपी है लगभग बराबर सीटें लेंगी, लेकिन नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस थोड़ा सा इस बार कम रहेगा। जैसे प्रशांत किशोर बोलते रहते कि 25 सीट नहीं आएगा, क्या ऐसे कुछ हो सकता है? अगर 25 सीट नहीं भी तो ज्यादा भी नहीं ला सकते। जैसे अगर 100 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, 60-70 नहीं, मतलब ये कहना मतलब काफी जल्दबाजी होगी। 50 हमको लगता है कहीं ना कहीं 35 to 40 के बीच में उनका मतलब रह सकता है।
चिराग पासवान का क्या कहल है? वो अपने वो बोल रहे मेरा लोकसभा में स्ट्राइक रेट ठीक था, तो मेरे को अच्छे सीट मिलना चाहिए। उनको क्या दिया जा सकता है? और एक भी हुआ है कि बीजेपी अपने कोटे से दे। देखिए मतलब चिराग पासवान अभी मतलब फिलहाल उतना खुल के बोल नहीं पा रहे, पर इस बीच में जो प्रशांत किशोर अशोक चौधरी को बार बार टारगेट कर रहे हैं, हाँ, इसमें उनकी एक सांसद भी टारगेट हो रही है। कौन? सांभवी जी। अशोक सांभवी चौधरी जी की बेटी। चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हैं और वो अशोक चौधरी की बेटी जो कि जेडीयू में है। और ये क्वेश्चन उनसे भी पूछा जा रहा है जमीन घोटाले के मामले में। तो कहीं ना कहीं जो ये आरोप लगता आ रहा है बिहार में करप्शन होते जा रहा है, तो आखिर इस करप्शन को दूर कौन करेगा? बीजेपी में भी वही है, जेडीयू में भी वही है, और आरजेडी पे आरोप लगते आ रहा है। तो जनता आखिर किस मुद्दे पर इस पर वोट देगी? तो इस हिसाब से वो जनसुराज का रोल क्या होता है? देखिए मतलब जनसुराज का मेन क्या है, देखिए मुद्दे पर तो वो बात करते हैं, जो लोकल मुद्दे पर बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा पलायन है, माइग्रेशन है। मतलब माइग्रेशन स्किल्ड वर्कर या फिर अनस्किल्ड वर्कर दोनों का देखें। अभी देखिए जो बाढ़ का इतना वो हुआ उसका कोई चर्चा नहीं कर रहा है। एजुकेशन के मामले में प्रशांत किशोर बोलते हैं, पर उनका क्या है कि एक माहौल बना हुआ, पर उनके कोर वोटर कौन है सब लोग यही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशांत इलेक्शन किशोर के बाद पता चलेगा कि कौन सा खेमा प्रशांत किशोर को वोट दिया, बिल्कुल, और वो किसको ये लाभ अभी हम पहुंचाए और पहले किसी नहीं को बोल सकते हैं कि क्षति पहुंचाए। हाँ कि कौन उनके सपोर्टर्स हैं। ये इलेक्शन के बाद कहना सही रहेगा कि आखिर उनको सपोर्ट किसने किया। तो ये अगर हम देखें तो जो प्रशांत किशोर है लोकल मुद्दों को उठा रहे हैं, और बाकी जो दोनों पार्टियां हैं कहीं ना कहीं नेशनल मुद्दे पर लड़ने की कोशिश कर रही है। जैसे कि महागठबंधन को देखें तो आरजेडी के पास भी कोई सॉलिड मुद्दा नहीं। वो उन्होंने 2 मुद्दा अपना उठाया था, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्री का बात किया था कि 200 यूनिट फ्री देंगे। तो इस सरकार ने 125 यूनिट फ्री दी। आरजेडी वाले तेजस्वी यादव बोलते हैं कि जॉब जब हम आए कि जॉब लगा, और वो स्टैटिस्टिक्स भी उनके सपोर्ट में रहता है कि जब वो डिप्टी सीएम होते हैं ज्यादातर नौकरी बांटा गया है। ये तो इसका एक वो मुद्दा बनाते हैं। ठीक है, ये जो नौकरी का बात है, मतलब पहली बात तो कह दिया जाए कि जितने डिमांड है उतनी नौकरी तो है नहीं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने जब वो डिप्टी सीएम थे तो बोलते हैं कि उनकी उतनी नियुक्ति हुई टीचर्स में। पर जब ये गठबंधन टूटा और फिर से नीतीश जी जब एनडीए खेमे में आए तो उनके मंत्री ने कहा क्या कहा कि जब हमारे शिक्षा मंत्री थे तब ये नौकरी सैंक्शन हुआ था। तो अभी भी कहना वो है कि ये किसने किया। ऑल्दो तेजस्वी यादव इसमें थोड़ा सा मतलब इसमें एडवांटेज ले चुके हैं। हाँ। उनके रहते हुए ये और नौकरी दी पिछले गई चुनाव में भी 10 लाख नौकरी देंगे, ये देंगे, उनके पास सब आ रहे थे ये करने के लिए। और अभी हम देखेंगे जी नीतीश कुमार अगर फील करते हैं कि वो एनडीए खेमे के साथ रहने के बाद उनका कुछ क्षति हो सकता है, तो वो क्या इलेक्शन से पहले चेंज करेंगे ना इलेक्शन तक बीजेपी के साथ रहेंगे सेफ्टी के लिए? नहीं, हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी इलेक्शन बीजेपी के साथ ही लड़ने में उनको फायदा है, क्योंकि इधर आएंगे तो उनको सीट शेयरिंग में उनको कुछ वो अपना वो दिखा नहीं सकते हैं। हाँ। कि उनको कितना सीट चाहिए। और अभी जब ये बीजेपी के साथ रहेंगे तो इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें मिलेंगी, क्योंकि इनका तो सपोर्ट है ना सेंटर में। तो ये अभी बीजेपी के साथ ही ये मतलब चुनाव लड़ेंगे। अभी तो आप हाल ही में बिहार का एक छोटे से दौरा किए हैं। 20 या 30 दिन के अंदर, शायद 20-25 दिन के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा। अभी तो नवरात्र चल रहा है बिहार में। इलेक्शन मोड में बिहार आ चुका है बाढ़ से निकलकर? नहीं, अभी भी देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं अभी ये जो बातें हैं सब अंदर अंदर ही चल रही है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही चल रही है। ऑल्दो कुछ पोस्टर जो कि जो बिहार के जो दूरस्थ इलाके हैं वहाँ से किसी न किसी नेता का पोस्टर लगे हुए हैं पटना में, पर अभी भी वो माहौल में नहीं पहुंचा है बिहार, जिस माहौल में बिहार को जनरल इलेक्शन के मतलब मूड में देखा जाता है। ये कहीं ना कहीं सीट बंटवारे के बाद मतलब फुल फ्लेज्ड आप देखेंगे। तो 2014 ये बोला जा रहा है कि ये सोशल मीडिया का युग है, तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन बिहार इलेक्शन ऐसे कैसे देखते हैं आप? अगर ये देखिए, जैसे तो आप जो सोशल मीडिया का बात की है, तो जो स्ट्रैटेजिस्ट कहे जाते हैं सोशल मीडिया के, जिन्होंने बाकी सबको चुनाव लड़वाया है, वो खुद इस पर मैदान में है। तो जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया को टारगेट किया है, उसको वो मतलब अच्छे से वो किया है, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं आज कि कैसे अशोक चौधरी
मंगल पांडे जी के जो काफिले पर वीडियो वायरल वो हुआ। मतलब वो पत्थर चलाया गया, ये सब किस चीज का, सोशल मीडिया का ही वो कमाल है। और हमको भूलना नहीं चाहिए कि बिहार नेपाल के पास में है, पास में और है। हमने ही एक जेनजी का वहां पर वो सब सोशल मीडिया के प्रभाव को हमने देख चुका है। तो हमको सोशल मीडिया के प्रभाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2 या 3 स्टेटमेंट, जैसे प्रशांत किशोर के एक स्टेटमेंट कि ये मंत्री लोग को जनता दौड़ा दौड़ा कर क्वेश्चन पूछेगी, हाँ। जो कि हम आजकल देख रहे हैं कि कैसे ये लोग सवाल से भाग रहे हैं और कैसे मीडिया वाले इनसे अब सवाल कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का प्रभाव तो रहेगा, और जनता भी आजकल सब देख रही है, सब समझ रही है, और सब देख और बूझ कर ही अपना वो मत किसी को देगी। जैसे लास्ट टाइम सेंट्रल बजट डिक्लेयर हुआ, मखाना का बोर्ड बना, ये सब जो डिक्लेरेशन होता है, और मोदी जी, अमित शाह जी जा रहे हैं, इस सब का इम्पैक्ट कुछ रहेगा ओवरऑल माइक्रो लेवल में? और मतलब माइक्रो लेवल में तो नहीं बोलेंगे, पर इसका इम्पैक्ट तो रहेगा। बिहार कहीं ना कहीं तो बदला है। जो पहले का जो हम अगर देखें, हाँ। वो जनरली हम लोग बोल देते हैं कि नीतीश कुमार का जो पहला टर्म था उसमें सबसे ज़्यादा विकास हुआ, पर ऐसा नहीं कि उसके बाद विकास नहीं हुआ। अभी हम लोग अगर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखें तो राजगीर में बड़े से बड़े एशियन चैंपियनशिप भी ऑर्गेनाइज कराया गया। अभी हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखें तो जो एयरपोर्ट है, पटना हो या पूर्णिया हो, अभी ये दिया गया। ये मखाना बोर्ड जो आपने बोला, ये तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट रहेगा। और नीतीश जी का जो वुमेन वोटर्स जो है, जीविका दीदी के माध्यम से, वो उसके थ्रू भी उनको काफी सपोर्ट मिलेगा। पॉलिसीज के थ्रू तो उनका स्वतंत्र वोटर कैटेगरी वो करते हैं कि जो पॉलिसीज माध्यम से उनके हाथ में और इनके फेवर में है। आज के लिए इतना ही। फिर अगले एपिसोड में जब हम आएंगे तो कुछ रोचक और तथ्य के साथ सीट शेयरिंग के बारे में जो घमासान चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और आपकी दिलचस्पी होगी कुछ नेता के लिए, कुछ पर्टिकुलर सीट के लिए, उसके भी वो चर्चा किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।